क्या बच्चा होने से पति पत्नी करीब आ जाते हैं? बच्चा कर लो, हम संभाल लेंगे। एक बच्चा करने से बेटा सुधर जाता है और वो पत्नी से और प्यार करने लग जाता है। बड़े दादा दादी के मरने से पहले घर में एक खुशियां वो देख के चले जाएं। ये सारी चीज़ें शादी के दूसरे दिन आपके कंधों पे डाल दी जाती हैं। दो भटके मुसाफिरों की तरह दो जवान लड़के लड़कियां शादी के रिश्ते में बन जाते हैं और बिना सोचे समझे अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके मम्मी पापा बन के तीसरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बहुत बड़े घरों की लड़कियां हो क्या? मैं तो नहीं हूँ। आपके पास नैनी है, सास ससुर समझदार है, सब संभालने वाले हैं, चलो बहुत किस्मत वाले हो। भाग्य में हर किसी के ये सुख नहीं होता। आपको बहला फुसला करके आप अपनी चालाकियों को, आपके सास ससुर स्पेशली आपकी सास अपनी चालाकियों को आपके ऊपर थोप देती है एक बच्चे का नाम लेकर के। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता होता है क्या उम्र होती है। 22-23 साल बच्चा पैदा करने की उम्र है। आपको वो बच्चा पैदा करने में लगा देगी क्योंकि वो जानती है एक बार बच्चा हो जाएगा उसके बाद आप पूरी तरीके से बंध जाओगी, दब जाओगी, झुक जाओगी। और सबसे बड़ी बात, मन ही मन में आपके प्रति उसके मन में एक ही भावना होती है कि बच्चा पैदा करने से ऊपर तेरी कोई औकात नहीं है, तुझे इस घर में सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाया गया है। मैं आज भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जिस घर में नई नई शादी में पति पत्नी के बीच में बच्चे को लेकर के बात नहीं होती, अगर लड़की बात करना चाहे तो लड़का उसको चरित्रहीन कहता है, तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक और ख़राब होता है। बिना कंसेंट के शादी के बाद हमें पता है सेक्स करना है, नहीं, कंसेंट के साथ सेक्स करना है। बच्चा भी कंसेंट के साथ होना है, क्योंकि दूध लड़की को पिलाना है, शरीर लड़की को अपना देना है, उसकी रजामंदी ज़रूरी है। और अगर छोटी है तो रुक जाओ। आज अगर मेरी ये कहानियाँ सुनने वाली औरतें हैं चाहे मर्द हैं, आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बस इतना सोचिए कि शादी के तुरंत बाद बिना सोचे समझे आपने जब बच्चे पैदा करे थे, तब उसके बाद क्या आपकी ज़िंदगी वैसी थी जो ज़िंदगी आज आप खोजते हैं? वक्त निकल जाएगा, ये सुनहरा वक्त निकल जाता है बच्चों की सुसु पोटी करने में, फिर दोबारा ये वक्त नहीं आता। फिर औरतें पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में मोटी हो जाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं और पति बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि औरतों के पास फिर टाइम नहीं हो पाता। कभी बच्चे बीमार पड़ गए, कभी बच्चों का ये है, कभी बच्चों का वो है, और सारे रिश्तेदार साइड हो जाते हैं। बच्चे मज़ा नहीं है, बच्चे जिम्मेदारी है। एक हार्ड मास का शरीर आपकी ज़िंदगी में ज़रूरतों के साथ आता है। बिना बिना इस चीज़ को बैठ करके, समझ करके, बातचीत करके किसी बच्चे को अपनी ज़िंदगी में यूं ही ना लाएं। आज की मेरी कहानी इसी डायरेक्शन की तरफ जाती है, ध्यान से सुनिएगा। 24-25 साल की उम्र में शादी कर ली, बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। समझ में आ गया कि अब दोनों मिल करके अपनी ज़िंदगी को साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, दो लोग एक ही मेंटालिटी के अब ज़िंदगी को खुल के जिएंगे। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपने 24 साल की उम्र में शादी करने का फैसला लिया, किसके लिए? बच्चा पैदा करने के लिए? सच में इसमें ज़्यादातर लव मैरिज में क्या होता है और अरेंज मैरिज में क्या होता है, टाइम से पहले ही बच्चा हो गया, 24-25 साल की उम्र में बच्चा कंसीव कर लिया। लव मैरिज वाले चुपचाप किसी क्लिनिक में जा करके अबॉर्शन करवा लेंगे या दवाइयाँ खा करके अबॉर्शन कर लेंगे। वहीं अरेंज मैरिज वाले इस चीज़ को नहीं एक्सप्लोर कर पाते, नहीं तो वो कई बारी बच्चा ज़बरदस्ती रख लेते हैं, उनको रखना पड़ता है, क्योंकि किसी को बताएंगे तो घर में सब लोग बवाल करेंगे। आप दोनों ही सिचुएशन में, अबॉर्शन की या ज़बरदस्ती बच्चा रखने की सिचुएशन में, आप पत्नी को सबसे पहला मेंटल, यकीन मानिए वहाँ से पति पत्नी के बीच में मनमुटाव और कलेश और उनकी शारीरिक ज़रूरत जो उस वक्त उफान मार रही होती है, वो पहला एक ऐसा रूप ले लेती है कि वो आने वाले समय में पति को बाहर मुंह मारने पर और पत्नी को डिप्रेशन की ओर ले जाता है। यकीन मानिए अगर इस कहानी से थोड़ा भी रिलेट करेंगे ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी के इस किरदारों में जो हमारे अंकल और आंटी हैं, आपके लिए तो अंकल आंटी ही हैं, ये अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही थे। सेकेंड ईयर में ही इनका जो प्यार था वो परवान चढ़ चुका था। कितनी उम्र होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सेकेंड ईयर में अंकल की माँ को ये बात पता चल गई थी कि मेरे बेटा बाहर किसी के साथ अफेयर में है। उस दौरान अंकल की माँ ने आंटी को बुलाया और घर में अपने पति से भी मिलवाया। बहुत लिबरल फैमिली दिखाई उन लोगों ने।
दोनों आंटी अंकल का इश्क उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमने सही इंसान से प्यार किया है। आंटी अंकल ने कितनी अच्छी तरीके से हमें एक्सेप्ट कर लिया, उनके मम्मी पापा ने कितनी अच्छी तरीके से हमें बुलाया, एक्सेप्ट कर लिया, और मेरी होने वाली पत्नी को, जो आज मेरी गर्लफ्रेंड है, कितनी अच्छी रिस्पेक्ट दी जा रही है। मम्मी पापा को पता चल गया और उनकी रजामंदी मिल गई, तो अब अंकल के लिए आगे ये रिश्ता आगे चलाना बहुत आसान हो चुका था। अब दोनों के दोनों ज़्यादा से ज़्यादा मिला करते थे। उनका प्लान था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो बेंगलोर या कहीं और जा कर के साथ में अच्छी जगह जॉब करेंगे और कुछ सालों बाद शादी करेंगे। पर उनके माता पिता का इनके लिए कुछ और ही प्लान था। कॉलेज के तुरंत बाद इन्होंने शादी के लिए दोनों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। 3rd ईयर में बच्चों की क्या उम्र होती है, पर माँ बाप की खुशी के लिए कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट करा, अब हमें उनकी बात माननी चाहिए, दोनों ने कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर ली। उस वक्त किसी को कोई शायद मेंटली भी प्रिपेयर नहीं था। माँ बाप अपना सिक्का चमकाने में लगे हुए थे कि हम कितने अच्छे माँ बाप हैं कि हमने बेटे की लव मैरिज करवा दी। बेटा भी अपने ही एक अलग सिक्के में लगा हुआ था कि देखो, मैंने जिस लड़की से प्यार किया, मैं अपने माँ बाप की एक्सेप्टेंस से उसको घर लेकर के आया हूँ। शादी के कुछ महीनों बाद वो लोग बेंगलोर के एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अब दोनों पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अब एक कमरे में रहना शुरू कर दिया। शादी से पहले किया गया सेक्स प्रोटेक्शन के साथ था, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब दोनों के पास कोई रोक टोक नहीं थी, लाइसेंस था, अब दोनों खुल गए। कुछ महीने बाद ही, 4-5 महीने बाद ही लड़की को पता चला कि वो कंसीव किया है उसने, उसके पीरियड्स 1 हफ्ता लेट हो गए हैं। कंसीव करने के बाद दोनों को डर लग गया क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। प्रेगनेंसी की बात सुन करके लड़का तो खुश था, पर लड़की खुश नहीं थी। उसका पूरा करियर उसके आगे खुल के खड़ा हो गया था कि अब मैं क्या करूँगी, बच्चा कौन देखेगा और काम कौन संभालेगा। मैंने इस दिन के लिए पढ़ाई नहीं करी थी। ये बात तुम्हें तब समझ में आई। लड़की की बात को मान करके लड़का लड़की कई हॉस्पिटलों में घूमे, किसी ने भी अबॉर्शन के लिए हाँ नहीं करी, पर फाइनली उनको एक डॉक्टर मिला जिसने उनको अबॉर्शन के लिए दवाइयाँ दे दी। उस दवाइयों से इस लड़की की छोटी उम्र, कच्चा शरीर और हैवी ब्लीडिंग हो गई। लड़की की हालत इस हद तक ख़राब हो गई कि वो 1 महीना बिस्तर पे पड़े पड़े उसका हाल ख़राब हो गया। वो लड़का जो खुला बिंदास घूमता था, वो अब नई नई शादी थी, क्या बोलता, पत्नी की सेवा में लग गया और मनी मन वो चिढ़ने भी लगा था। जो शादी से पहले खुले आज़ाद पंछियों की तरह घूमते थे, वो शादी के 2 महीने बाद ही पत्नी की ब्लीडिंग की सेवा करने में अब वो अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में खटास शुरू हो चुकी थी। पहले 1 महीने की बीमारी, जिसमें अंकल बाहर का भी कर रहे थे, घर का भी कर रहे थे। वो अंकल घर का लाडला था, उसे रोटी बनाना, बाकी चीज़ें करना नहीं आता था, पर प्यार में कर रहा था। फिर इस बीमारी के बाद कमज़ोरी के कारण 1 महीने की रिकवरी आंटी ने और ले ली। जो शादी के पहले हाथ में हाथ डाल करके बिंदास कभी भी घूमा करते थे, अब उनकी ज़िंदगी में जैसे ग्रहण सा लग गया था। शादी के बाद का सुनहरा मौका, जो अब लीगली दोनों एक घर में अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, वो अब अबॉर्शन और कमज़ोरी और इन्हीं सब चीज़ों में रह गए थे। दोनों के बीच में ना घूमना फिरना हो पा रहा था, ना बात हो पा रही थी, ना ही सेक्स हो पा रहा था। नई नई शादी थी। थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद फिर आंटी ने अपनी सेहत को ठीक किया। दोनों के बीच में फिर से नज़दीकी आनी शुरू हुई, तो दोनों ने एक पिकनिक प्लान कर लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से अंकल भी बाहर नहीं गए थे घूमने के लिए, ना ही आंटी गई थी। दोनों ने अपने लिए एक हॉलीडे प्लान करा। 1 हफ्ते की हॉलीडे प्लान करने के बाद आंटी को कुछ दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने फिर से कंसीव कर लिया है। दूसरी बार कंसीव की बात सुन करके दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। अब दोनों ही अपने अपने करियर को लेकर के एकदम ही कंसर्न्ड हो गए। पहले एक्सपीरियंस में पूरी तरीके से अपने आप को नौकर और अपने आप को एक अनवांटेड सी सिचुएशन में पाता हुआ देख अंकल दूसरी बार हाथ खड़े कर, दोनों के बीच की बहस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। अब दोनों एक दूसरे को कोसने लग गए थे कि तुम्हें प्रोटेक्शन लेना चाहिए था, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। अब अंकल इस चीज़ के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि वो दूसरे अबॉर्शन में अपना काम धंधा छोड़ करके, अपनी ज़िंदगी छोड़ करके आंटी की सेवा में लग जाए। अब उनका शरीर भी नहीं उनको वो बोल रहा था, तो अंकल ने एक टेक्निक लगाई। उन्होंने ये कहा कि तू अब इस बच्चे को कंसीव कर ले और हम दोनों मिल करके इसका ख्याल रखेंगे, तो कुछ दिनों के लिए मैं मम्मी के पास भेज देता हूँ। अबॉर्शन की सेवा से, अबॉर्शन से डरे हुए अंकल को अब ये चीज़ ठीक लगी कि अब हम लोगों को ये बच्चा रख लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अबॉर्शन के डर से
उस सेवा के वो जब उसमें अंकल की बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई थी, उस चीज़ से डर करके उन्होंने बच्चा रखा। दूसरी बार अबॉर्शन के लिए आंटी कहीं तैयार ना हो जाए, इस चीज़ को डराने के लिए भी अंकल ने हथकंडे अपनाए और कहा कि अगर इस बार फिर से अगर कुछ हो गया तो भगवान ना करे आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को कंसीव ना हुआ तो अब तो ये बच्चा रख ले। बहुत बड़ी घमासान लड़ाई के बाद दो एक ऐसे इमेच्योर बच्चे जिन्होंने छोटी उम्र में शादी तो कर ली, पर क्या वो ज़िंदगी की आगे की लड़ाई के लिए तैयार थे? नहीं। इस इमेच्योरिटी के साथ उन्होंने बच्चा रखने का प्लान कर तो लिया, पर क्या ये वैसा ही होने वाला था जैसा दोनों ने सोचा था? अब आंटी ने बच्चा रख तो लिया, पर उन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह हमारा पहला बच्चा है, हम दोनों साथ में ही इसको इस दुनिया में लेकर के आएंगे। प्रेगनेंसी दोनों ने एक्सेप्ट तो कर ली थी, पर उसके बाद बार बार अंकल को आंटी को लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। एक लड़का लड़की जो अभी अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से खुल के जीना चाहते हैं, वो अब एक अधेड़ उम्र के अंकल आंटी की तरह हॉस्पिटल के और घर के चक्कर काट रहे थे। अंकल का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो उस उम्र में जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और आंटी का चिड़चिड़ा बढ़ता जा रहा था क्योंकि अंकल का इस तरीके से बिहेवियर उनको पसंद नहीं आ रहा था, और उनका भी करियर सेक्रीफाइस हो गया था। 2 महीने बाद इतनी मथामिची होने के बाद कि अंकल ने अपनी पत्नी को इस चीज़ के लिए रज़ामंद कर लिया कि अकेले वो ये सब नहीं संभाल पाएंगे, उनको घर वालों को बुलाने दो। तीसरा महीना चलते ही आंटी के सास ससुर उनके घर चले आए। आंटी का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, पर वो उनकी हरकतों में दिख रहा था, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरीके से अपनी प्रेगनेंसी का जिम्मेदार अपने पति को मान रही थी। ये सोच रही थी कि वही आदमी है जो मेरे लिए हर एक दिन मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा, वो बोला करता था। ऊपर से प्रेगनेंसी की बीमारियां, प्रेगनेंसी की सिकनेस और सास ससुर के अपने बर्ताव। हॉस्पिटल ले जाने के लिए आंटी हमेशा चाहती थी कि इस नाजुक मोड़ पर अंकल उनका साथ दे, पर उनकी सास उन्हें बार बार वहाँ से अलग कर देती थी, ये कह करके कि बेटा उसको ऑफिस जाना है, वो यहाँ ध्यान देगा तो वो ऑफिस में कैसे ध्यान देगा, थक जाएगा। ये छोटी छोटी हरकतों ने पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में आंटी और अंकल को दूर कर रखा था, और अंकल इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। एक अनवांटेड बच्चा, अब डिलीवरी हो चुकी थी। डिलीवरी के बाद बच्चे पे किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, या दोनों पति पत्नी सोते समय बच्चे को कहीं दबा ना दे। 3 महीने तक उनकी सास ने अपनी बहू को अपने साथ ही सुलाया और बच्चे को, अपने बेटे को गेस्ट रूम में छोड़ दिया। आंटी अपने आप को एक गहरे दलदल में फंसता हुआ देख रही थी, और अब वो ऐसा दलदल फंस चुकी थी कि अब वो बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि अब वो माँ बन चुकी थी। बेटे को तो माँ ने धीरे धीरे उस रिश्ते से साइड कर दिया था, और हर दिन अपनी बहू को बस वो यही सिखा रही थी कि माँ बनना कितना बड़ा सुख होता है, बाप से ज़्यादा माँ की जिम्मेदारी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। कई रातें बच्चे को हाथ में पकड़ करके आंटी फूट फूट करके रोती थी। वही दूसरे कमरे में अंकल या तो फ़ोन पे चैट कर रहे होते थे, या फिर वो सो रहे होते थे। प्रेगनेंसी में पेन, प्रेगनेंसी का पेन, उसके बाद फीडिंग कराने में ब्रेस्ट का पेन, मेंटली तौर पर आप वैसे भी अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं थे। करियर जाता हुआ दिख रहा था, और शरीर और दिमाग की दोनों की लगी पड़ी हुई थी। ऐसे में लव मैरिज में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जब पति का चाहिए था, तो पति साइड हो रहा था। इन 1 सालों में आंटी और अंकल के बीच में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा कुछ भी नहीं रहा था। ना वो बातें थी, ना वो मुलाकातें थी, ना वो साथ रहना था, ना सेक्स करना था, ना घूमना फिरना था। इस 1 साल में अपनी इमेच्योरिटी के कारण, अबॉर्शन के कारण, फिर बच्चे की प्रेगनेंसी के कारण दोनों के ज़िंदगी के बीच में से रस पूरा चला गया था। 3 महीने के बाद जब सास ससुर घर चले गए, उसके बाद आंटी की एक नई स्ट्रगल शुरू हुई, जो माँ बनने की स्ट्रगल थी। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि इस प्रेगनेंसी से ना ही आंटी खुश थी, ना ही अंकल खुश थे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में दूरियां बंध चुकी थी, बढ़ चुकी थी। वो यंग एज थी जब दोनों एक दूसरे में खोना चाहते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहते थे। उस दौरान प्रेगनेंसी और अबॉर्शन जैसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई।
घर में घुसते ही बच्चे का रोना या पत्नी का बच्चे के साथ लगे रहने को इग्नोर करने के लिए अब अंकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ ऑफिस में बिताया करते थे, क्योंकि वो अभी भी अपने बैचलरहुड में थे। पर आंटी की सिचुएशन एक जीन्स टॉप से एक नाइटी और जूड़े तक आ गई थी। सच बता रही हूँ, इस डिप्रेशन को वही औरत समझ सकती है जिसने ये डिप्रेशन झेला है। रात रात भर बच्चे की रोने की आवाज़ से कई बार आंटी को अंकल का रूम छोड़ करके दूसरे कमरे में बच्चे के साथ रात बितानी होती थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि रात में दोनों के दोनों अलग कमरे में सोते थे। अंकल अलग कमरे में और माँ बच्चा अलग कमरे में। रात भर बच्चे के साथ स्ट्रगल करती हुई माँ को सुबह सुबह अंकल सोता छोड़ते हुए चले जाते थे। सोते हुए भी जाते हुए भी उनके साथ आंटी की बातचीत नहीं होती थी। एक नाखुश औरत बच्चा होने के बाद एक पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब वो पहले की तरह चुलबुल और हंसमुख नहीं रह गई थी। ये सब चीज़ें अंकल को दिख रही थी। वो भी अब अपनी जवानी की, शादीशुदा जवानी में जो शादी करी, अब वो उससे ऊब चुके थे। अब उन्हें बाहर मसाला चाहिए था, क्योंकि आदमी स्ट्रेस नहीं झेल पाते। आंटी ने अब अंकल से पूरी तरीके से बात करनी बंद कर दी थी। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार अंकल को मान रही थी और अंकल का ये सोचना था कि इस गलती के पीछे मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। यह अंकल की गलती थी। यह अंकल को पूरी तरीके से अकेले होने के बावजूद अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए। अपनी कायरता और घटियापन के कंक्लूजन में पहुंचते हुए अंकल शाम को यही सोचते थे कि हटा यार, मेरी भी तो अपनी एक ज़िंदगी है, मेरी ज़बरदस्ती थोड़ी थी ये सब सोच करके अपने ही मन में और आंटी को गलत ठहरा करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते थे और अपने आप को मूड फ्रेश करते थे। पार्टी से वापस आने के बाद मज़े करके वापस आने के बाद अपना गिल्ट कम करने के लिए आंटी के साथ ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करते थे, उन्हें प्यार करने की कोशिश करते थे। पर आंटी को सब समझ में आता था और वो उनको धकेल देती थी। इस बात से एक अड़ियल और एक राजा बाबू टाइप के बेटे को कि मेल ईगो पे तो झटका लगेगा ही ना। अब और लड़ाइयाँ शुरू होती थी। जितना समय बाहर दोस्तों के साथ उनको मनाने, उनके साथ बात करने और उनके साथ चिल करने में टाइम बिताया, उतना टाइम अगर घर में आके पत्नी को प्यार से गले लगा करके, उसके थोड़ा सा सर दबा करके, बच्चे को गोद में ले करके उसे 10 मिनट ढंग से सोने के लिए, अब सीधे हाथ पैर करके लेटने के लिए भी अगर दे देता ये आदमी, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन जिम्मेदारी माँ बाप ने सिखाई थोड़ी है। अब बच्चे के आने से दूरियां बढ़ चुकी थी। अब मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है कि बच्चे के आने से दूरियां क्यों बढ़ जाती हैं। बच्चे के आने से दूरियां बढ़ गई। अब वो इस हद तक चली गई थी कि अंकल अब बाहर अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर दिया था और वहीं ऑफिस में उन्हें एक लड़की मिल गई। आंटी चुपचाप हो गई थी, शांत हो गई थी, आंखें नम रहती थी लेकिन आंसू कभी गिरते नहीं थे। वो अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म हो रही थी, लेकिन उनको अब अपने बच्चे को भी संभालना था, जैसे कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक औरत के सर पे डाल दी गई थी। अपनी पत्नी को कलेशी पत्नी मानते हुए अब अंकल का बाहर अफेयर शुरू हो चुका था। ये घटिया आदमी अब ये सोचने लगा था कि तुम दुनिया की पहली एक ऐसी औरत नहीं है जिसने बच्चे पैदा करें। हर औरत बच्चे पैदा करती है। घटिया से घटिया बात सुनने के बाद भी आंटी चुपचाप रहती थी और अंकल ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो बाहर गंदगी कर रहे थे और खुद को बचाना चाह रहे थे। जब पूरी तरीके से अंकल अपनी गंदगी में, अपने अफेयर में खोए हुए थे, उस दौरान कई तरीके की परेशानियां आंटी को झेलनी पड़ी। आंटी को खून की कमी के कारण पीरियड्स बंद हो गए थे और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इस दौरान उनके बच्चे को निमोनिया भी हुआ था जिसमें अंकल प्रेजेंट नहीं थे। एक स्वाभिमानी औरत के साथ कभी पंगा मत लीजिए। आंटी ने जब अंकल को धीरे धीरे अपने दिल से उतार दिया उनकी इन हरकतों को देख करके, उसके बाद किसी भी समस्या के लिए वो पति के पास कभी नहीं गई। उन्होंने अपने हाथ पैर टाइट कर लिए थे, अपनी कमर कस ली थी। अब वो अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे उठा ली थी, चाहे वो दुखी हो या ना हो। इस दौरान अंकल को ये लग रहा था कि आंटी को कहाँ पता चलेगा कि उनका अफेयर चल रहा है। औरतें चाहे लड़कियाँ जो आपसे प्यार करती हैं ना, वो आपके हर एक हरकत, हर एक मूव को समझ जाती हैं। आंटी को सब समझ में आ गया था कि ये आदमी बाहर किसी के साथ अफेयर में है, पर वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो दिल से उतार चुकी थी उनको। पढ़ाई चली गई, बचपन चला गया। 24-23 साल की उम्र बचपन तो होती है। बचपन चला गया, पढ़ाई चली गई, करियर चला गया,
और पति चला गया, मानसिक संतुलन भी चला गया और हाथ में सिर्फ एक बच्चा छाती में लिए आंटी बार बार सुसाइड की तरफ जाती थी, बार बार सुसाइडल थॉट आते थे। पति के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आंटी चुपचाप घुट घुट के ही रहती थी। वो शायद खुद को जैसे सज़ा दे रही हो और अपनी माँ बनने का फ़र्ज़ भी निभा रही हो। अपनी हरकतों में, गंदी हरकतों में चूर होने से और अपनी पत्नी की इस हालत की जिम्मेदारी ना लेने के लिए अंकल अब कई तरीके के ज़बानी पैतरे अपनाते थे और कई कटु शब्द यूज़ करके आंटी को दिल से आहत करते थे। वो जानते थे कहीं ना कहीं कि एक लड़की से जिसे मैंने प्यार करा, जिसे मैंने सपने दिखाए, जिसे मैं शादी करके दूर लेकर के आया, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती थी। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपनी जिम्मेदारियों को लात मार दी और आज एक लड़की को, हंसती खेलती लड़की को मैंने एक उदास का पुतला बना दिया। वो सब चीज़ जानते थे, लेकिन जिम्मेदारी उठाना उनके खून में नहीं था। एक कमज़ोर लड़के को पैदा किया था उनकी माँ ने। जिस लड़की से प्यार करा उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद करी ही, और साथ में बाहर अफेयर करा। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अंकल कई तरीके के तर्क वितर्क करते थे और सारी जिम्मेदारी जानबूझ के आंटी के ऊपर डाल देते थे। एक दिन लड़ाई बहुत अति हो गई और अंकल ने अपनी ज़बान की सीमा खो करके अपने ही बच्चे को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे को ये कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा तू कहीं और से लेकर के आई है और आज मेरे मत्थे मड़ करके सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल रही है। इस बात को सुन करके इतने सालों से चुप बैठी औरत के अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई और उन्होंने अपनी पूरी ताकत और पूरे स्वाभिमान के साथ अंकल को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा। वो थप्पड़ ऐसा था कि जिसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए अंकल ज़्यादा से ज़्यादा आंटी का दिल तोड़ते थे कि कहीं वो पीछे से पता ना कर ले या पीछे से मुझे रोकने टोकने की कोशिश ना करे। पर इस बार अंकल ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। आंटी ने अब अंकल से अलग होने का फैसला ले लिया था। बच्चा 1 साल का हो चुका था और आंटी अब अपना बैग पैक करके अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। दोनों परिवारों में हल्ला मच चुका था, पर आंटी ने किसी भी तरीके की बात अंकल की उसके माँ बाप को नहीं बताई क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे और उनका दिल टूट जाता। दोनों घरों में बवाल तो मचा हुआ था, पर अंकल का कहीं कोई प्रेजेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अफेयर में थे और वो किसी भी तरीके से इनके माँ बाप के साथ, आंटी के साथ या अपने माँ बाप के सामने झुकना नहीं चाहते थे। घर वापस आने के बाद आंटी ने अब एक अच्छी रिकवरी करी। अब उनके बच्चे को उनके माँ बाप पाल रहे थे और साथ में आंटी अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों कंटिन्यू कर रही थी। कुछ सालों का साथ लिया आंटी ने अपने माँ बाप का। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो गया तो आंटी ने थोड़ी ही दूर अपना एक किराए पे मकान लिया, माँ बाप का घर छोड़ा, बच्चे को स्कूल डाला और अपनी नौकरी भी शुरू करी। माँ बाप घर से थोड़ी ही दूरी पे रहते थे, ज़रूरत पड़ने पे वो साथ भी देते थे, पर आंटी कोशिश करती थी कि वो साथ ना ले। 1 साल में पूरी तरीके से जिम्मेदारी बच्चे की उठाने के बाद आंटी को जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था और वो शादी के 2 साल में ही आंटी को लाइफ के बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हो चुके थे। अब ऐसा होता था कि जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो किसी का हजम होता नहीं है। अपनी सारी गंदगियों से हार करके और अपनी मिस्टीरियस अपनी रखेल से धोखा खाने के बाद जब अंकल को अपनी अच्छी बीवी की याद आई तो वो आंटी को फ़ोन किया करते थे, क्योंकि जाने की हिम्मत तो थी नहीं। पता है वो फ़ोन करके क्या बोलते थे? वो घटिया आदमी तब भी एक ही बात बोलता था कि अगर हमारा जल्दी बच्चा नहीं होता, जो बच्चा ऑलरेडी 2 साल का हो गया है, उसको कहते थे कि अगर ये नहीं होता तो हमारे बीच में कभी भी दूरियां नहीं आती। पर आंटी उस वक्त ये की जवाब देती थी। आंटी का एक ही जवाब होता था कि अच्छा हुआ ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में जल्दी आ गया, तभी तुम्हारी असली औकात मेरे सामने आई और मैं जल्दी इस रिश्ते से आज़ाद हो गई। इस बच्चे ने हमारे बीच में दूरियां तो पैदा करी, लेकिन मेरी आंखें खोल दी। जो मुझे 3 साल के कॉलेज के रिश्ते में नहीं दिखाई दिया, वो 1 साल के बच्चे, वो मुझे इस बच्चे को 1 साल पालने में दिख गया। तुम्हारी असली औकात, तुम्हारी असली हरकतें। ये छोटी छोटी कहानियाँ और किस्से सच्चे हैं। ये हम औरतों की ज़िंदगियों की वो कहानियाँ हैं जिनको आप आंटी बोल करके साइड कर देते हो और उनको देख करके हंसते हो और ये कहते हो कि इनके पास दिन भर कोई काम नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल करती है ना,
वो आपको इन कहानियों में सुनाई देगा। इतनी मेहनत से आपके लिए लाई गई कहानियों को एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।